आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर्स। बताएंगे आपको कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और काफी सारे इनसाइट्स जो कि आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगा इजी ट्रिप प्लानर कंपनी के बारे में कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। इजी ट्रिप प्लानर्स को 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। ये एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि फ्लाइट टिकट, रेलवे टिकट, होटल बुकिंग, ये सारी सर्विसेज ये ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करती आई है पिछले कुछ सालों से। दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर्स इन कॉर्पोरेशन से लेके लगातार प्रॉफिटेबल रही है। अगर मैं 2018, 19, 20 की बात करता हूं तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। अगर मैं क्रिसल की एक रिपोर्ट की बात करूं तो वहां पे बताया जाता है कि अगर हम ऑनलाइन की ट्रैवल एजेंसीज की बात करें तो उनमें से ये इकलौती ऐसी ट्रैवल एजेंसी है जो कि प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम इजी ट्रिप प्लानर्स के ऑफलाइन नेटवर्क की बात करें तो वो भी काफी रोबस्ट और काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के पास 55,000 से ज्यादा लोकल ट्रैवल एजेंट्स कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2008 के बाद कंपनी ने खुद को स्टार्ट किया था B2B2C मॉडल में, यानी कि जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके साथ कंपनी डील करती थी। यानी कि कोई भी अगर एंड कस्टमर उन ट्रैवल एजेंट्स के पास आता था तो ट्रैवल एजेंट्स इस एजेंसी के थ्रू उनकी टिकट्स को बुक करके देते थे, जिसकी वजह से ये कंपनी बिजनेस टू कस्टमर के बिजनेस मॉडल के अंदर ऑपरेट करती थी। लेकिन जैसे ही 2010 के बाद मिडिल क्लास की इनकम बढ़ना शुरू हुआ और देखा गया कि जो डिमांड है ऑनलाइन वेबसाइट्स की जहां से टिकट्स को बुक किया जाता है वो एक टाइम से बढ़ गया था, जिसके चलते कंपनी ने B2C बिजनेस के अंदर 2011 के अंदर एंटर किया था और उसके बाद काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए एक ठीक ठाक मार्केट शेयर भी एक्वायर किया है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा इजी ट्रिप प्लानर्स ने 2013 के अंदर B2E बिजनेस मॉडल भी स्टार्ट किया था, यानी कि बिजनेस टू एंटरप्राइज। यानी कि अगर किसी भी कंपनीज को ट्रेवल टिकट्स बुक करवानी होती है, कोई भी ऐसी सर्विसेज चाहिए होती है जो ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली उनके साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया था। दोस्तों जब भी ऑनलाइन B2C बिजनेस की बात की जाती है तो वहां पे रिपीट ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक कस्टमर ने अगर आपके थ्रू कोई भी टिकट बुक किया या कोई भी सर्विसेज को बुक किया, वो कितना परसेंट वापस आके वहां पे रिपीट करता है, ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज के लिए। अगर मैं इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करता हूं तो वो नंबर 85.6% के आसपास का है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट नंबर माना जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोविड के बारे में बात जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि कंपनी ने कोविड से निकलने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए थे, क्योंकि ये पूरी एक वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर कोविड का काफी बुरा असर पड़ा था। तो जैसे जैसे बिजनेस वहां पे नॉर्मल होने लगा तो ये कंपनी ने अपने कॉस्टिंग को कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स उठाए। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाने की बात करूं तो कंपनी ने रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन को ऑटोमेट करने का ट्राई किया। इसके अलावा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑटोमेटेड चैटबॉट्स बनाए ताकि वहां पे अपनी कॉस्टिंग को कम करके कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस दिया जा सके। इसके अलावा भी कंपनी ने अपने कॉस्ट को कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, इसके अलावा सैलरी डिडक्शंस और जो ये रेंटल पे करते थे वहां पे कुछ डिडक्शन करने का ट्राई किया ताकि अपने बिजनेस मॉडल को रोबस्ट रख के अपने कॉस्ट को कम किया जा सके। ये तो बात हुई कंपनी के अभी तक के बिजनेस की। अब जानना जरूरी है कि कंपनी आने वाले टाइम में फोकस क्या करना चाहती है। तो दोस्तों कंपनी बताती है कि सबसे पहले कंपनी का फोकस आने वाले टाइम में होटल बुकिंग और होटल पैकेज बुकिंग के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे मार्जिन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जहां पे कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन चीजों के अंदर अपना एक अच्छा मार्केट शेयर अडॉप्ट करना चाहती है। सेकेंडली कंपनी फोकस करना चाहती है कि जो इनका टियर 2 और टियर 3 के अंदर ऑफलाइन नेटवर्क है ट्रेवल एजेंट्स का, उनके थ्रू ये अपना B2B बिजनेस के अंदर, यानी कि जो भी वहां पे एंटरप्राइज बिजनेस है वहां पे अंदर अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव करना चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर। थर्डली कंपनी बताती है कि वो अपनी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले टाइम में अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं ताकि सबको पता हो कि अगर ऑनलाइन टिकट बुक करवाना है तो कहां पे उनको जाना है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कंपनी जो अपना रेवेन्यू बनाती है वो कौन कौन से सेगमेंट से कितने % निकल के सामने आता है। तो चलिए उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू 991 मिलियन रुपीस का था। अगर इसका ब्रेकअप देखें तो ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू कंपनी का 98.12% एयर पैसेज से निकल के आता है, यानी कि एयरलाइन बुकिंग्स के ऊपर। अगर 2019 की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम होता है और हो जाता है 911 मिलियन। और यहां पे भी अभी भी कंपनी का जो मेजर कंसंट्रेशन है रेवेन्यू का वो एयर पैसेज के ऊपर है, जो कि 97.15% है। लेकिन कंपनी का होटल पैकेज का शेयर 1.65% से बढ़ के 2.67% हो जाता है। वहीं पे अगर हम 2019 की बात करते हैं तो कंपनी का
होटल पैकेज का शेयर इन टर्म्स ऑफ द टोटल रेवेन्यू 5.40% हो जाता है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो मेजर फोकस है वो होटल पैकेजेस के ऊपर है, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा होता है। मैं यहाँ पे 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जहां पे कोविड का सबसे बुरा असर पड़ा था, और वहां पे फाइनेंशियल्स को कंपेयर करना शायद एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करने के बाद अब हम जल्दी से बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। ये पूरी इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ रेट रहा है और आने वाले टाइम में कैसे ग्रो कर सकती है। अगर हम 2019 की टूरिज्म स्पेंडिंग की बात करें तो इंडिया की इंडस्ट्री 10th रैंक पे आती है, लेकिन वहीं पे अगर हम टूरिज्म स्पेंडिंग को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में देखें तो ये 8.1% से कम होके 6.1% हो गया है इन 2019। दोस्तों, 2014 से लेकर अगर हम 19 तक की बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म स्पेंडिंग के अंदर 5.4% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया था। इसके पीछे अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं तो रीजंस थे लोगों की इनकम में ग्रोथ होना, और इसके अलावा जो ट्रेवल करने के तरीके थे उनके अंदर इजी अवेलेबिलिटी होना भी एक बहुत बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से टूरिज्म स्पेंडिंग बढ़ा था पिछले कुछ सालों के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पैसेंजर ट्रैफिक की डोमेस्टिक की टर्म्स में। तो चलिए मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 के बीच में कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक। ये जो डेटा है हमने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए से लिया है, जो कि रिसर्च रिपोर्ट से लिया गया है, जो कि क्रिसल की रिसर्च रिपोर्ट थी। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग नंबर आप सबके लिए जानना जरूरी है वो है कि आने वाले टाइम में 2025 तक यहाँ पे 5 to 6% का कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं कोविड के इंपैक्ट की, कि इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर कोविड का कितना इंपैक्ट पड़ा था। दोस्तों, कोविड की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर 121 मिलियन लोगों का जॉब गया था। वहीं पे अगर मैं जीडीपी के हिट की बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का हिट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, अगर हम पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जॉब लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं ओटीए मार्केट के बारे में। अब ये ओटीए क्या होता है? ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी, यानी कि वो कंपनीज जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, इन सब बिजनेस के अंदर, यानी कि उस बिजनेस में जहां पे इजी ट्रिप प्लानर्स अपना मेन बिजनेस रन करते आए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों, ओटीए इंडस्ट्री का जो बुकिंग वॉल्यूम है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 23 तक 1 to 2% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से ग्रो करेगा। वहीं पे दोस्तों, अगर हम ओटीए रेवेन्यू की बात करें तो 2015 से लेकर 2020 तक ओटीए इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू था वो 20 से 22% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से ग्रो किया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर इस पूरी इंडस्ट्री के इस सेगमेंट के अंदर कितना बड़ा ग्रोथ देखा गया है। दोस्तों, अगर हम पूरे ओटीए सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि उसके अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स है जिनका मार्केट शेयर कितना है पूरे रेवेन्यू के अंदर। चलिए जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, नेट रेवेन्यू की, तो वहां पे सबसे बड़ा शेयर एयर टिकटिंग से आता है जो कि 53% का है। वहीं पे होटल बुकिंग से 37 से 38%, और इसके अलावा बस, रेल एंड क्रूज बुकिंग से 9 to 11%। तो दोस्तों, यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकलता है कि एयर टिकटिंग का टोटल मार्केट शेयर 53% का है, लेकिन इजी ट्रिप प्लानर्स का यहां पे मार्केट शेयर 95% का इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो जिसकी वजह से वो होटल बुकिंग के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चंक अभी भी काफी बड़ा है जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अब इसके बाद हम जानने का ट्राई करते हैं कि अगर हम कस्टमर कैटेगरीज की बात करें, मेनली ओटीए सेक्टर के अंदर कस्टमर कैटेगरीज, यानी कि जो कंपनी अपना बिजनेस रन करती है B2B में, B2C में या B2E में, तो वहां से टोटल रेवेन्यू का कितना % शेयर निकल के आता है। चलिए जल्दी से मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम टोटल नेट रेवेन्यूज की बात करें तो सबसे बड़ा चंक B2C से निकल के आता है, जो कि 55 to 65% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यूज के अंदर, जहां पे इजी ट्रिप प्लानर्स का काफी अच्छा मार्केट शेयर है। इसके अलावा B2B2C यानी कि ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू पूरी इंडस्ट्री को 10 से 20% का, और B2E यानी कि बिजनेस टू एंटरप्राइज में पूरी इंडस्ट्री को 20 से 30% का रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों, जैसे जैसे मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन बढ़ा है तो एप्लीकेशन का यूज कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जब भी एप्लीकेशंस की बात की जाती है तो लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस को उनकी रेटिंग देख के डाउनलोड करते हैं कि कस्टमर रेटिंग उनकी कैसी है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर बाकी ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन इन सब का गूगल के ऊपर रेटिंग कैसा है। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम रेटिंग्स की बात करते हैं
तो ईज माई ट्रिप के साथ साथ यहाँ पे मेक माई ट्रिप, यात्रा, गोआई बीबो और स्काई स्कैनर है जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते आए हैं। अगर मैं यहाँ पे फेब 2021 के रेटिंग की बात करूं तो इजी ट्रिप इन सब कैटेगरी के अंदर, मतलब कि जिन भी प्लेयर्स के हमने नाम लिए वहां पे इनका सबसे अच्छा रेटिंग है जो कि 4.7 है। इसके बाद अगर हम बात करें स्काई स्कैनर की तो 4.5, यात्रा 4.2 और इसके बाद गोआई बीबो एंड मेक माई ट्रिप का रेटिंग 4.1 का है। अगर हम यहाँ पे टोटल रेटिंग एंड रिव्यूज की बात करते हैं तो ईज माई ट्रिप का टोटल रेटिंग एंड रिव्यूज सिर्फ 62,780 का है, वहीं पे मेक माई ट्रिप और यात्रा का ये नंबर लाखों के अंदर है। अगर हम मेक माई ट्रिप की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास का नंबर है। सबसे पहला जो प्रो है वो पूरी इंडस्ट्री से निकल के आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पूरे सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। सबसे पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है ई वीजा फैसिलिटी फॉर 169 कंट्रीज। सेकंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करूं तो होटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 100% एफडीआई को अलाउ किया है, यानी कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आके यहाँ पे अपना होटल सेटअप कर सकती है विद 100% स्टेक, ताकि होटल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले टाइम में और ज्यादा रोबोस्ट या और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जिसको गवर्नमेंट 2016 के अंदर लेके आई थी, और इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के अंदर एविएशन को और ज्यादा कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बनाया जा सके, ताकि मिडिल इनकम के लोग भी इस सारी सर्विसेज का फायदा उठा सके और ट्रेवलिंग को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सके। अब दोस्तों सबसे पहला प्रो था जहां पे हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन हम आपको ये भी टाइम टू टाइम बताते आते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो जो दूसरा प्रो इस कंपनी के रिगार्डिंग निकल के आता है वो निकल के आता है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में। सबसे पहला मैं बात करता हूं इंटरनेट पेनिट्रेशन की, कि इंडिया के अंदर इंटरनेट का पेनिट्रेशन पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा है, जिसकी वजह से B2C बिजनेस पूरी इंडस्ट्री का, यानी कि अगर आप कोई भी टिकट बुक करना चाहते हैं वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर और ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस बन सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर जो पूरे इंडिया के अंदर मासिस के अंदर जो कंफर्ट होता जा रहा है, यानी कि अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करता हूं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हम सबको बहुत ज्यादा डर लगता था कि हम कैसे पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हमारी एक नॉर्मल हैबिट बन गई है, जिसकी वजह से ये ओटीए इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिला है पिछले कुछ टाइम के अंदर। थर्डली दोस्तों, अगर हम ओटीए इंडस्ट्री की बात करते हैं यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज की, तो अगर आप कोई भी एयरलाइंस की टिकट करवाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता शायद आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जहां पे एज अ कस्टमर अगर आप डायरेक्टली जाके बुक करते हैं तो आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस मिलते हैं। तो जिसकी वजह से जो ओटीए इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और इसके अलावा जो ये पूरा ज्यादा अफोर्डेबल होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ के ड्राइव होने के चांसेस हैं, जहां से इस कंपनी को फायदा मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इंसेप्शन से लेके कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है। 2018 से लेके 20 के बीच में ये इकलौती एक ऐसी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जो कि ऑपरेटिंग पॉजिटिव रही है, यानी कि जिसने प्रॉफिट कमा के दिया है। दोस्तों कोविड आने के बाद कंपनी ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, जिसका इंपैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी देखा जा सकता है। कोविड से पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% के आसपास था, और पोस्ट कोविड की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी तक 38% के आसपास का है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने अपने कॉस्टिंग को कैसे कम किया था ताकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंपनी है, और कंपनी ने अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा एनालिटिक्स टीम्स के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि वहां से एक अच्छे इंसाइट्स लेके अपने कस्टमर्स को एक अच्छे तरीके से सर्व करके उनके एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा बना सके। नेक्स्ट प्रो इन्वेस्टमेंट का हो सकता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ने हर सब सेक्टर के अंदर अपना प्रेजेंस बना के रखा हुआ है। अगर आप B2C बिजनेस की बात करते हैं तो ईज माई ट्रिप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे बहुत से लोग जाके डायरेक्टली बुक करते हैं। इसके अलावा हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कंपनी का ऑफलाइन एजेंट नेटवर्क काफी अच्छा है, यानी कि B2B2C का नेटवर्क, जहां से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू भी निकल के आता है। रिसेंट के टाइम की बात करूं तो कंपनी ने B2E बिजनेस यानी कि बिजनेस टू एंटरप्राइज सेक्टर के अंदर भी अपना एक अच्छा पेनिट्रेशन किया है, और आने वाले टाइम में यहां पे और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो ब्रांड नेम है यानी कि ईज माई ट्रिप का, वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है जिसको कस्टमर काफी अच्छे तरीके से रिकॉल भी करते हैं। और क्रिसल की रिपोर्ट्स यहाँ पे काफी अच्छा इंसाइट निकल के आया था कि कंपनी की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो पूरे सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा कम है, आप इसको लोएस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि कम एक्सपेंस करने के बाद भी कंपनी ने अपना एक अच्छा ब्रांड नेम बनाया है पूरा ओटीए इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों ऑनलाइन कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कितने ज्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट को। वहीं पे अगर मैं ईज माई ट्रिप की वेबसाइट की विजिट्स की बात करता हूं तो 2018 से लेके 20 के बीच में यहाँ पे 51% का CAGR ग्रोथ देखा गया है। तो जहां से आपको समझ में आएगा कि रिसेंट के टाइम में कंपनी ने अपने ब्रांड को कितने अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। तो दोस्तों अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के फायदे भी पता होने चाहिए और वहां पे क्या क्या रिस्क या क्या क्या कॉन्स होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं मूव करता हूं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या कॉन्स यानी कि क्या क्या रिस्क भी हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला कौन हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे ये कंपनी ऑपरेट करती है यानी कि ओटीए इंडस्ट्री, वहां पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है। यानी कि काफी सारे और प्लेयर्स हैं जिनका ब्रांड नेम, जिनका कस्टमर फोकस काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर भी और ज्यादा कंपटीशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं रेलवे टिकट बुकिंग की बात करता हूं तो वहां पे IRCTC का मोनोपोली है, जिसकी वजह से कंपनी को मार्केट शेयर एक्वायर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी होटल बुकिंग की तरफ काफी ज्यादा फोकस करना चाहती है, अपने रेवेन्यू को वहां पे बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का कौन हमें देखने को मिलता है कि रिसेंट के टाइम में देखा गया है कि पहले होटल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी ओटीए कंपनीज के पास आके, यानी कि अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अपने होटल्स को लिस्ट करने के लिए। लेकिन रिसेंट के टाइम में यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े होटल ब्रांड्स हैं वो आजकल अपना काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं खुद की वेबसाइट बिल्ड करने के ऊपर, ताकि वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे आए, उसी के थ्रू ही बुकिंग करें, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने होटल बिजनेस को, होटल बुकिंग बिजनेस को कैसे बढ़ाती है, अपने मार्केट शेयर को कैसे आने वाले टाइम में इंक्रीज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉलिडे पैकेजेस के बारे में, जिसके बारे में कंपनी ने बताया था कि आने वाले टाइम में वो यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब भी पैकेजेस की बात की जाती है तो वहां पे टीटीएस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि टीटीएस क्या होते हैं। टूरिज्म ट्रस्ट एसोसिएशन, यानी कि अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहां पे पूरा आपको हेल्प करने के लिए पूरे पैकेज के अंदर उनका प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और दोस्तों अगर हम आज की बात भी करते हैं तो पूरे पैकेज सेगमेंट के अंदर टीटीएस का अभी भी काफी ज्यादा दबदबा है, यानी कि पूरे सेगमेंट को अभी अच्छे तरीके से वही लीड करते आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले टाइम में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि उन लोकेशंस में जहां पे टूरिज्म के पैकेजेस बेचे जा सकते हैं, वहां पे कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट करने के अलावा कैसे इस पूरे सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करता है। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करने से इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर कितना रिपीट करता है, और वो डिपेंड करता है उस पूरे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहां पे कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस मिला। तो यहाँ पे कंपनी को काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है पूरा होटल पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और यहाँ पे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कंपनी अपने मार्केट शेयर को कैसे और किन तरीकों से इंप्रूव करती है। दोस्तों अगर हम पूरी ओटीए इंडस्ट्री की बात करें तो अर्बन सेक्टर से काफी सारे लोग पूरे ओटीए इंडस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं, चाहे वो होटल बुकिंग हो, चाहे वो पैकेज बुकिंग हो। लेकिन अभी भी टियर 2 या टियर 3 सिटीज के अंदर थोड़ा सा परसेप्शन में प्रॉब्लम देखा गया है, क्योंकि लोग यहाँ पे पर्सनल टच को काफी ज्यादा मिस करते हैं। यानी कि वहां पे कौन सा लोग होंगे जो जाके आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे टीटीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को कंपनी को आने वाले टाइम में फेस करना पड़ सकता है, और यहाँ पे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इन सब चैलेंजेस से बाहर कैसे निकल के आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जहां पे कंपनी अपना बिजनेस रन करती आई है, उस पूरी इंडस्ट्री को साइक्लिक इंडस्ट्री बोला जाता है। साइक्लिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जब भी वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है नेगेटिव वे में, तो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा कोविड का, कोविड की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा था, तो जिससे बाहर निकलने में कंपनीज का काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर हम आज की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर अभी तक पूरे तरीके से कोविड से बाहर नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बोला जा सकता है कंपनी के रिगार्डिंग में, क्योंकि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 58 का है, जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री से थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इन सब एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।